दोस्तों, शाम का वक्त होता है और डीएम साहब के बंगले के बाहर गेट पर एक साधारण सी महिला खड़ी हुई होती है। उनके साथ में कुछ सामान होता है और कुछ खिलौने ले रखा है उन्होंने। वहां पर बैठे गार्ड की नजर जब उस बुजुर्ग महिला पर पड़ती है तो वो गार्ड उस बुजुर्ग महिला से पूछता है, माता जी आप कहाँ से आई हैं और किससे मिलना है? तभी वो बुजुर्ग महिला कहती है कि बेटा, जो इस बंगले के साहब हैं, कलेक्टर साहब, दरअसल मैं उनसे मिलने आई हूँ और वो मेरे बेटा है। बुजुर्ग महिला की ये बात सुनकर गार्ड थोड़ा सा हैरत में पड़ता है और उनकी तरफ देखने लगता है और उनको देखकर मन ही मन सोच रहा होता है कि ये बुजुर्ग महिला बहुत साधारण से कपड़े पहन रखे हैं और बहुत साधारण घर की लगती हैं। ऐसा तो लगता नहीं है कि ये हमारे साहब की माँ है। लेकिन जब वो बुजुर्ग महिला कह रही थी कि कलेक्टर साहब मेरे बेटे हैं और मुझे उनसे मिलना है, तभी गार्ड उस बुजुर्ग महिला को अंदर बुलाते हैं और वेटिंग रूम में बैठा देते हैं और उनसे कहते हैं कि माता जी आप यहीं बैठिए और मैं साहब को खबर कर देता हूँ। गार्ड उस महिला को वहाँ पर बैठाकर अंदर जाता है और अंदर डीएम साहब अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए होते हैं और उनसे वो गार्ड आकर बोलता है, साहब कोई एक बुजुर्ग महिला आई हुई है और वो अपने आप को आपकी माँ बता रही हैं और वो आपसे मिलना चाहती हैं। डीएम साहब और उनकी पत्नी उस वेटिंग रूम की तरफ चल देते हैं। जैसे ही कलेक्टर साहब उस वेटिंग रूम में आते हैं, उस बुजुर्ग महिला को देखते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते हैं और फिर वो अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं और कुछ सकपका सा जाते हैं और फिर कहते हैं, माता जी आपको किससे मिलना है? और गार्ड ने बताया कि आप, गार्ड से कह रही थी कि आप मेरी माँ हैं, लेकिन मैं तो आपको पहचानता नहीं हूँ। उस बुजुर्ग महिला का इतना सुनना था कि जैसे उसका दिल सा बैठ गया हो और आंखों पर आंसू आ जाते हैं और वो समझ जाती है कि बेटा अब बड़ा आदमी बन चुका है, इसलिए इस गरीब माँ और बूढ़ी माँ को पहचानने से इनकार कर रहा है। तभी वो बुजुर्ग महिला अपने आप को संभालती है और कहती है कि साहब हो सकता है बुढ़ापे की आंखें हैं, मुझे ही धोखा पड़ गया हो। तभी कलेक्टर साहब और उनकी पत्नी अंदर चले जाते हैं। तभी वो बुजुर्ग महिला वहां पर खड़े गार्ड से कहती है कि बेटा मेरा एक छोटा सा काम करोगे? गार्ड कहता, बोलो माँ जी क्या करना है? वो कहती है कि मेरे लिए एक चिट्ठी लिख दो। तभी वो वहां से कागज लेता है और जो माँ कहती है वो उस चिट्ठी में गार्ड लिख देता है और वो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा ये चिट्ठी कलेक्टर साहब को दे देना और अगर कलेक्टर साहब पूछे कि बूढ़ी अम्मा कहाँ गई तो उनसे कह देना कि जहाँ से आई थी वहीं चली गई हैं। और इतना कहकर वो बूढ़ी अम्मा उस बंगले से बाहर चली जाती हैं। और इस गार्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी वो चिट्ठी कलेक्टर साहब की पत्नी के हाथ लग जाती है। दोस्तों, आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जिस पर कलेक्टर साहब ने अपनी माँ को ही पहचानने से इनकार कर दिया और उस बूढ़ी औरत ने चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा? ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की। उसी आगरा के पास में एक छोटा सा गांव होता है जहां पर घनश्याम अपनी पत्नी आरती के साथ बहुत ही हंसी खुशी रह रहा था। घनश्याम पेशे से तो एक दाढ़ी मजदूर है, लेकिन पुश्तैनी उसके पास कुछ जमीन है जो उसमें भी थोड़ा बहुत खेती बाड़ी होती है और बाकी वो मेहनत मजदूरी करके पति पत्नी अपना जीवन गुजार रहे होते हैं। घनश्याम और आरती की शादी के लगभग 8 से 10 साल हो गए थे और आपस में पति पत्नी के बीच बहुत ही प्यार होता है। लेकिन उन दोनों के बीच में एक ही बात थी जिससे वो दोनों लोग चिंतित रहते थे। दरअसल उनकी शादी के 8 से 10 साल हो गए थे और अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसी बात को लेकर पति पत्नी दोनों चिंतित रहते थे और अपने हैसियत के हिसाब से वो जहां जहां लोग बताते, जिस डॉक्टर को बताते, उस डॉक्टर से अभी तक इलाज वो करवा चुके थे। लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं होते देख अब वो लोग वैद्यों के पास भी जाना शुरू कर दिया था और वैद्यों से भी दवा लेते थे। लेकिन वैद्यों के यहाँ जाने से भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली और उन्हें बच्चा होने की अभी तक कोई उम्मीद नहीं जागी थी।
अब दोनों पति पत्नी हताश होने लगे थे, लेकिन उनका साहस और आस दोनों को ये जिंदा किए थी कि कभी न कभी उनको जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। और इसीलिए अब वो लोग कभी मंदिर तो कभी दरगाह जाते और वहां पर भी अपनी मन्नतें मांगते। इसी के चलते धीरे धीरे समय जब गुजर रहा था, इसी बात की चिंता घनश्याम को सताने लगती है और घनश्याम चिंतित रहने लगता है और शराब पीने लगता है। और एक दिन अचानक आरती घनश्याम को एक खुशखबरी देती है कि मैं पेट से हूं और मैं गर्भवती हूं। ये सुनकर घनश्याम भी बहुत खुश होता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। अभी तक तो घनश्याम गम मिटाने के लिए दारू पीता था, लेकिन अब वो खुशी में शराब और ज्यादा पीने लगता है। घनश्याम शराब जरूर पीने लगा था, लेकिन अपनी पत्नी का वो अच्छे से ख्याल रखता था, क्योंकि वो जानता था कि आने वाला मेरा वंशज आरती के पेट में पल रहा है। इसीलिए खास तौर से वो आरती का बहुत ख्याल रखता था। और इसी तरह यूं ही दिन गुजरते रहते हैं और वो घड़ी भी आ जाती है जब आरती को एक बहुत ही खूबसूरत सा बच्चा होता है, जिसको देखकर पति पत्नी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसका नाम किशन रखते हैं। घनश्याम और आरती अपने बच्चे किशन को बहुत ही लाड़ प्यार से पाल रहे थे, क्योंकि एक तो मन्नतों से मिला बच्चा था, 10-12 साल बाद उनको बच्चे की प्राप्ति हुई थी और वो उनकी पहली औलाद थी। इसलिए किशन की परवरिश में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। जितना उनसे हो सकता था अच्छे से अच्छा उनको पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन अब तक घनश्याम को शराब की बहुत ज्यादा लत लग चुकी थी, जिससे घनश्याम के लीवर और फेफड़े दोनों खराब हो चुके थे, जिससे उसका स्वास्थ्य पूरी तरीके से बिगड़ गया था और वो डगमगाने लगा था। और इसी के चलते कुछ वक्त बाद घनश्याम का निधन हो जाता है, जिससे आरती बहुत ज्यादा टूट जाती है, क्योंकि वो मियां बीवी ही तो साथ थे और एक छोटा सा बच्चा था। अब उस बच्चे की भी जिम्मेदारी उस आरती के ऊपर आ गई थी और अब वो बेसहारा भी हो गई थी। इसी बात को लेकर वो खासी चिंतित रहने लगी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इस बात का असर मेरे बच्चे पर पड़े और वो पूरा ध्यान अपने बच्चे के पालने पोसने में लगा देती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और बच्चा स्कूल जाने लायक हो जाता है। तभी आरती एक फैसला करती है कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, जिससे बड़ा होकर मेरा बेटा एक बड़ा अफसर बने। और इसी बात को लेकर अपने बेटे किशन को लेकर वो शहर आ जाती है और शहर में अपनी हैसियत के हिसाब से एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवा देती है। और उसी शहर में रहकर वो लोगों के यहाँ काम करना, झाड़ू पोछे करना शुरू कर देती है, जिससे उन दोनों का गुजारा भी हो सके और वहां रहने का खर्चा भी पूरा किया जा सके और बच्चा भी पढ़ लिख सके। आरती कई घरों में जाती और झाड़ू पोछा का काम करती और अपने बच्चे का ख्याल रखती। धीरे धीरे अब किशन बड़ा हो रहा था और आगे क्लासों में जा रहा था। किशन अब समझदार होने लगा था और एक दिन उसकी माँ आरती जब उसको स्कूल पहुंच गई तो रास्ते में आते हुए किशन कहता है कि माँ प्लीज मुझे अब लेने यहाँ मत आया करो। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी माँ हमारे घरों में काम करती है और तुम एक काम वाली के लड़के हो। क्योंकि किशन जिस स्कूल में पढ़ रहा था उसी स्कूल में उन घरों के भी बच्चे भी पढ़ रहे थे जहां पर आरती घरों में चूल्हा चौका किया करती थी। इसीलिए वो बच्चे किशन को चढ़ाते थे और ये बात किशन को बहुत ज्यादा बुरी लगती थी। इसीलिए वो अपने माँ से कहता है कि माँ प्लीज मुझे स्कूल लेने मत आया करो। आरती समझ जाती है कि बच्चा बड़ा हो रहा है और इसको शर्मिंदगी महसूस होती है। इसीलिए आरती अपने किशन से कहती है कि बेटा ठीक है, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो आज के बाद मैं तुम्हें लेने स्कूल नहीं आऊंगी। और देखते ही देखते किशन 12वीं पास कर चुका था। किशन एक दिन अपनी माँ से कहता है कि माँ अब मुझे ग्रेजुएशन करना है, जिसके लिए मुझे एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा ताकि मुझे आगे की भी तैयारी करना है और मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है। इसीलिए मुझे अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करना है। आरती कहती है बेटा कोई बात नहीं है, जिस कॉलेज से तुम्हें ग्रेजुएशन करना हो उस कॉलेज से करो और पैसे की कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी होगा मैं तुम्हारे लिए खर्च करूंगी। और किशन एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और 3 साल का ग्रेजुएशन भी वो कंप्लीट कर लेता है। जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ
अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अब दिल्ली जाना पड़ेगा और वहां का खर्चा और रहने का काफी ज्यादा खर्चा आएगा, क्या माँ तुम ये सब कर पाओगी? किशन की माँ आरती कहती है, बेटा तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं रोकने दूंगी। और आरती अपने बेटे किशन को दिल्ली भेज देती है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, और खुद वो शहर से अपने गांव आ जाती है। गांव आकर वो गांव की जमीन को बेच देती है, क्योंकि उसको पता था कि अब बेटे की पढ़ाई में काफी पैसा लगना है, इसलिए वो जो पुश्तैनी जमीन होती है वो उसको बेच देती है। अब किशन भी दिल्ली में तैयारी करने लगा था, और जब जितनी उसको जरूरत पड़ती आरती उसको पैसे भिजवा दिया करती थी। आरती अब गांव में ही रहकर अपना गुजर बसर करने लगती है, और एक दिन उसके बेटे किशन का फोन आता है और कहता है कि माँ मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया है और एक अच्छी रैंक हासिल करी है, जिससे मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ है। ये बात सुनकर आरती की खुशी का ठिकाना नहीं होता, और वो खुशी से उछल पड़ती है, और तुरंत वो अपने आसपास पड़ोसियों को भी इस बात की खबर देती है कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। हालांकि बहुत से लोग आरती की बात का यकीन नहीं करते, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आरती का बेटा कलेक्टर बन सकता है। इस बात से आरती को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानती थी कि उसका बेटा कलेक्टर बन गया है, और जिस दिन मेरा बेटा लाल बत्ती गाड़ी से गांव आएगा तो सभी लोगों को यकीन हो जाएगा, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब किशन की ट्रेनिंग चल रही होती है, और उसी ट्रेनिंग दौरान ही किशन को एक लड़की से प्यार हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी फैमिली से होती है, बहुत रिच फैमिली से होती है। और एक दिन वो लड़की किशन को अपने माँ बाप से मिलवाती है। किशन को देखकर उस लड़की के माँ बाप भी काफी खुश होते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तभी किशन कहता है कि मैं फला जगह का रहने वाला हूँ, और इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। मेरे माँ बाप थे और मैं अपने माँ बाप का इकलौता औलाद था, लेकिन मेरे माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए। ये बात सुनकर लड़की के पिता को काफी ज्यादा धक्का लगता है, और वो अफसोस जताते हैं और कहते हैं, बेटा आज के बाद तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आज से हमें ही अपना माँ बाप समझना, और जैसे ही तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी होगी हम तुम्हारी शादी कर देंगे। और एक दिन किशन अपनी माँ को फोन करके कहता है कि माँ मैंने शादी कर ली है। ये बात सुनकर आरती बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके भी अपने सपने थे, उसके अरमान थे, क्योंकि उसका किशन उसका इकलौता बेटा था, और जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, और आज उस बेटे ने मुझे बिना बताए शादी कर ली। लेकिन खैर आरती करती भी क्या करती, और उसको आशीर्वाद देती और कहती, बेटा अच्छे से रहना। अब किशन की पोस्टिंग एक जिले में हो गई थी। वो बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही लगन से अपने काम को अंजाम दे रहा था, और देखते ही देखते उसके कई जिलों का ट्रांसफर हो जाते हैं, और फोन पर ही माँ के हालचाल ले लिया करता था। देखते ही देखते 3 साल का समय गुजर जाता है, और एक दिन फिर किशन का अपनी माँ के पास फोन आता है, और माँ से कहता है कि माँ आप दादी बन गए हैं, मुझे बेटे की प्राप्ति हुई है। ये बात सुनकर आरती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर अफसोस भी कर रही होती है कि ना तो अभी तक मैंने अपनी बहू को देखा और ना मैंने अपने पोते को देखा। और बातों ही बातों में किशन अपने बंगले का पता भी बताता है कि माँ मेरी फला जगह पोस्टिंग है और मेरा बंगला फला जगह पर है, और किशन फोन रख देता है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं। अब आरती को बहुत ज्यादा तड़प महसूस होती है अपने बहू और पोती से मिलने के लिए, और काफी वक्त गुजर गया था, अपने बेटे से भी नहीं मिली थी। और एक दिन वो बाजार जाती है और अपनी बहू के लिए कुछ साड़ियां वगैरह और कुछ कपड़े खरीदती है, और अपने पोते के लिए कुछ खिलौने खरीदती है, और ट्रेन पकड़कर वो अपने बताए हुए बेटे के पते पर पहुंच जाती है। आरती कलेक्टर बंगले के गेट पर खड़ी थी। वहां पर बैठे गार्ड से कहती है कि कलेक्टर साहब को जाकर बताओ कि उनकी माँ उनसे मिलने आई है। वहां पर बैठा गार्ड आरती को देखता है और मन ही मन सोचता है कि देखने से तो नहीं लगता कि ये हमारे साहब की माँ हो सकती है, लेकिन फिर भी वो जाकर अंदर कलेक्टर साहब को बताता है। कलेक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए चाय पी रहे थे। तभी वो गार्ड कलेक्टर साहब से कहता है कि कोई बूढ़ी औरत आई है और वो अपने आप को आपकी माँ बता रही है। कलेक्टर साहब
इतना सुनते ही कलेक्टर साहब की पत्नी कलेक्टर साहब के चेहरे की तरफ देखने लगती है और उनसे कहती है कि तुमने तो कहा था कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जब मैं तुम्हें अपने पिता से मिलवाने ले गई थी तब तुमने मेरे पिताजी से कहा था कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप एक्सीडेंट में खत्म हो चुके हैं और अब तुम्हारी माँ कहाँ से आ गई। तभी किशन सकपका जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि वाकई में अब मेरी कोई माँ नहीं है, चलो चल के देखते हैं कौन है। जब वहां पर पति पत्नी दोनों जाते हैं और आरती को देखते हैं तभी वो किशन कहता है कि माँ जी आपको किससे मिलना है, और गार्ड से आप कह रही थी कि आप मेरी माँ हैं, लेकिन मैं आपको नहीं पहचानता कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं। तभी आरती अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर बन गया है और बहुत बड़ा आदमी बन गया है, इसलिए अब मुझे पहचानने से इनकार करता है। तभी वो अपने आप को संभालती है और कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, मुझसे ही गलती हो गई, लगता है कि बूढ़ी आंखों ने पहचानने में धोखा कर दिया, क्योंकि अब बुढ़ापे का वक्त है इसलिए आंखों में सही से दिखाई नहीं देता और मुझे हो सकता है कि मुझे धोखा पड़ गया हो। आरती की सब ये बात सुनकर वो पति पत्नी अंदर चले जाते हैं। तभी आरती वहां पर खड़े गार्ड से कहती है बेटा एक चिट्ठी लिखो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा लिखो और ये चिट्ठी कलेक्टर साहब को दे देना। वहां पर खड़े गार्ड ने एक कागज लिया और जैसा वो आरती बोलती गई वैसा उसने लिख दिया और उस लिखी चिट्ठी को आरती उसी गार्ड को दे देती है और कहती है कि जब तुम्हारा साहब आए तो साहब को ये चिट्ठी दे देना और अगर वो पूछे कि कहाँ गए तो उनसे बता देना कि जहां से आई थी वहीं चली गई। और आरती वहां से वापस अपने घर आ जाती है। थोड़ी देर के बाद में कलेक्टर साहब उस गार्ड के पास आते हैं और कहते हैं कि जो बूढ़ी माँ आई थी वो कहाँ गई। वो कहती है साहब वो कह रही थी कि जहां से मैं आई हूँ वहीं वापस जा रही हूँ और उन्होंने आपके लिए ये चिट्ठी दी है। कलेक्टर साहब जैसी वो चिट्ठी देखते हैं तो वो तुरंत उस चिट्ठी को लेते हैं और इधर उधर देखते हैं और उस चिट्ठी को अपने जेब में डाल लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। लेकिन वो अभी तक चिट्ठी को पढ़ नहीं पाए थे और खाना खाने के बाद में उन कलेक्टर साहब ने उन कपड़ों को उतार कर टांग देते हैं और नाइट ड्रेस पहन लेते हैं और अपने बेटे के साथ खेलने लगते हैं। तभी कलेक्टर साहब की पत्नी कलेक्टर साहब के कपड़ों को उठाती है और वो अलमारी में रखने के लिए जैसे ही रखती है उनको कुछ एहसास होता है कि जेब में कुछ पड़ा हुआ है। जैसे ही वो जेब में हाथ डालती है तो उनके हाथ में एक चिट्ठी मिल जाती है और पत्नी के हाथ में चिट्ठी देखकर कलेक्टर साहब एकदम से घबरा जाते हैं और चुपचाप अपनी पत्नी की तरफ देखने लगते हैं। तभी उनकी पत्नी उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगती है और जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ती है पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत किशन से बोलती है कि किशन ये तुमने क्या किया, तुमने अपनी ही माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। अब मैं जान गई हूं कि वो तुम्हारी ही माँ थी। और वो कहती है कि किशन तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, ऐसी क्या वजह थी जो तुमने इतना बड़ा सच छुपाया। ये सब सुनकर किशन काफी शर्मिंदा होता है और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी वो कहता है कि मैं डर गया था क्योंकि मैं बहुत ही गरीब परिवार से था और मेरी माँ एक मजदूर थी। मैं कैसे आप लोगों को बताता कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। इतना सुनते ही कलेक्टर साहब की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती हैं कि हम कल ही आपकी माँ से मिलने गांव चलेंगे। और अगले दिन कलेक्टर साहब और उनकी पत्नी और उनका छोटा सा बेटा गांव के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था। तो उस चिट्ठी में आरती ने उस गार्ड से ये लिखवाया था कि बेटा मैं नहीं जानती कि तुमने किस वजह से मुझे पहचानने से इनकार किया, कोई जरूर खास वजह ही होगी, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे बेटे ने ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मेरी दुआएं हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। लेकिन मुझे एक बात का डर है कि ऐसा ना हो कि कल को तुम्हारा भी बेटा तुम्हारे साथ यही हरकत करे। किशन और उनकी पत्नी और उनका बेटा गांव पहुंच जाते हैं और अपनी माँ से माफी मांगते हैं और किशन कहता है कि माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया,
माँ होती है और वो तुरंत किशन को माफ कर देती है। फिर किशन की पत्नी भी अपनी सास आरती से माफी मांगती है कि दरअसल आप अपने बेटे को भी माफ कर दें और हमें भी माफ करें, क्योंकि इन्होंने हमारी वजह से झूठ बोला था। आरती देवी अपने बेटे और बहू को तुरंत गले से लगा लेती है और इस बात की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई थी कि वाकई में आरती का बेटा कलेक्टर बन गया है और वो ही अपनी माँ से मिलने आया है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि ऐसी प्रेरणादायक कहानियों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट देकर अपनी राय और सुझाव जरूर दें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।